खबरों का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथू। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको हम सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, हवाई सर्वेक्षण करने के लिए वो निकले हैं। आपको बता दें कि कल ही वाराणसी का दौरा भी उन्होंने किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस वक्त लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि इस वक्त हवाई सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं पूरे इलाके का। हालांकि डिप्टी सीएम जो हैं वो भी निकले हैं दौरे के लिए अलग अलग इलाकों का, क्योंकि आपको बता दें कि कई जिले यहां पर जो हैं उत्तर प्रदेश में वो बाढ़ से बेहाल हैं। जो लोग हैं, ना खाने का इंतजाम है लोगों को, 2 जून की रोजी रोटी के लिए वो मुहाल हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि विस्थापित हो गए हैं, खास करके गंगा किनारे का जो इलाका है और भी जो दूसरे इलाके हैं वहां पर घरों के अंदर तक पानी भरा आया है। अब ऐसे में लोग करें तो क्या करें, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर नेता हमारी बात नहीं सुनते हैं तो इस बार उन्हें वोट भी नहीं दिया जाएगा। कई जगह पे इस तरह की मुहिम भी चल रही है और इन तमाम खबरों के बीच, इन तमाम तरह की परेशानियों और दुश्वारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वे कर रहे हैं। और इस वक्त वो गाजीपुर में है। आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो गाजीपुर के दिखा रहे हैं, जहां पर हवाई सर्वे कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से हालचाल जान रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचकर ये उनको जो राहत पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकती है। स्थिति ही कुछ ऐसी है, जहां पर पहुंचाई जा सकती है वहां तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। और यहां पर योगी आदित्यनाथ उन लोगों से मुलाकात करते हुए तो कांग्रेस और ट्विटर का विवाद और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने वीडियो बयान जारी करके ट्विटर को निशाने पर लिया है। राहुल ने साफ तौर पर यह कहा कि ट्विटर का एक्शन लोकतंत्र पर हमला है, ट्विटर राजनीति में दखल दे रहा है और अब निष्पक्ष नहीं रहा है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल समेत 5000 कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट ब्लॉक किए गए। कई कांग्रेस नेताओं ने विरोध में अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी का फोटो लगा दिया गया है। प्रियंका भी इसमें शामिल है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा कि निष्पक्ष नहीं है ट्विटर, मेरे लाखों फॉलोअर्स का यह अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, कोई वजह नहीं बताई गई, राय रखने के अधिकार से रोका जा रहा है हमें, ये ठीक नहीं है। सियासत में ट्विटर दखल दे रहा है। राहुल गांधी के सुर में सुर उनकी बहन प्रियंका गांधी ने मिलाया है और उन्होंने एक सांकेतिक तौर पर राहुल गांधी का फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर लगा लिया है। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. आपको बता दें कि ट्विटर और कांग्रेस के बीच विवाद पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस विरोध कर रही है तो विरोधियों ने कार्रवाई को ठीक बताया है। कार्रवाई जो होती है, अगर कोई काम गलत हुआ है, कार्रवाई होती है कि आपने वो ट्वीट आपने डिलीट कर दिया, इतने दिनों से आपने उसको लॉक किया हुआ है और अब आप बाकी सारे लोगों का लॉक कर रहे हैं। वो क्या जताता है? वो एक घबराई हुई सरकार दिखाता है। वो एक ऐसी सरकार दिखाता है जो अपनी सत्ता के नशे में चूर है। वो ऐसी सरकार दिखाता है जो अहंकार से भरी है। वो ऐसी सरकार दिखाता है जो जनता के खिलाफ अपने दोस्तों के लिए, कुछ चंद दोस्तों के लिए काम करने में व्यस्त है, सत्ता का मौज उठाने में मस्त है और अपनी जिम्मेदारी समझने में मैं मानती हूं त्रस्त है। जब बीजेपी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाते थे या रोके जाते थे
तो उनके प्रवक्ता कौन थे? यही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके प्रवक्ता बन के सामने आ जाते थे। अब क्या हो गया भैया? जो कांग्रेस के नेताओं ने किया है वो तो कानूनी जुर्म है। अगर वो कानून की उल्लंघन कर कर कोई काम करेंगे, किसी रेप विक्टिम के परिवार की पिक्चर डालेंगे, उसका पता डालेंगे या उनकी फोटो डालेंगे, उनका कोई वीडियो डालेंगे, तो वो कानून की धारा के अंतर्गत जुर्म है और उनके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब ट्विटर ने भी उनके अनुसार कार्रवाई की होगी, परंतु वो तो अपने आप को अलग मानते हैं। वो सोचे कि उन पर कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। मिनिस्टर जब बैठ के बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि गलत चीजों का आप समर्थन कर रहे हैं। अगर कोई मिनिस्टर, अगर कोई नेता अपोजिशन को गालियां देके उसमें खुशी पाना चाहता है, ये ठीक नहीं है उनके लिए। खुद गलती करके दूसरों के तरफ उंगली दिखाना ये ठीक है। राहुल गांधी ने कहा है कि राय रखने का अधिकार रोका जा रहा है। स्वच्छंद तरीके से हम अपनी राय नहीं रख सकते। ट्विटर का रवैया पक्षपात वाला है। जिस तरीके से कई कांग्रेस नेताओं का अकाउंट ब्लॉक किया गया, उसको लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि मेरे लाखों फॉलोअर्स का भी इससे अपमान हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संसद की मर्यादा को कलंकित करने का ठीकरा फोड़ने की रेस में दौड़ रहे हैं। कोई विरोध मार्च कर रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पिछले कुछ दिन से संसद के भीतर जो कुछ भी हुआ है वो संसद को शर्मसार कर गया है। ये संसद के काले अध्याय की तस्वीर है। ये वही तस्वीरें हैं जिसने वेंकैया नायडू की आंखें नम कर दी। ये वही हंगामा है जिसे देखकर आज देश शर्मिंदा है। विरोध का ये कौन सा तरीका था? मुद्दे उठाने का ये कौन सा अंदाज था? डॉक्टर के केशव राव जी। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे ने सियासी भूचाल ला दिया। विरोध करते हुए पहले सांसद टेबल पर चढ़ गए, नारेबाजी की और फिर रूल बुक फेंक दी। हंगामे का एक और वीडियो सामने आया जिसमें विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। मार्शल बीच बचाव कर रहे हैं। राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था, लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हमारे खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया, खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। और बार बार माननीय चेयरमैन कहते हैं कि मैं पूरे सदन को एक दृष्टिकोण से देखता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। उन्होंने कई बार हमें भी डांटा है और हमने उसको बड़े इज्जत के साथ उनको एक एल्डर के नाते, एक हम सबके वरिष्ठ नेता के नाते, हमने चेयर के नाते उसका पालन किया। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है उसकी ये पूरा सदन घोर निंदा करता है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अब हिंसा पर उतर रहा है, लेकिन विपक्ष ने शिकायत की कि महिला सांसदों को भी बख्शा नहीं गया। पूरे बेल के अंदर 40-50 मार्शल और महिला मार्शल्स को लगा के पार्लियामेंट को हाईजैक किया गया। ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। संसद के अंदर और जो सिक्योरिटीज के से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके साथ जिस तरह की हाथापाई, जिस तरह की मारपीट, जिस तरह की हिंसा,
जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की उद्दंडता की गई, वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को तार तार करने वाली थी। महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके ऊपर धक्का मुक्की करना, ये नहीं देखना कि महिलाओं को किस तरीके से आप व्यवहार करें, ये बहुत ही, मैं मानती हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं, विपक्षी महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं। मार्शल को मैन हैंडलिंग का कोशिश हुआ, इससे पहले भी एक बार था, इस बार तो पूरा हद पार करके, क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, मार्शल के ऊपर हमला करने का कोशिश किया, मार्शल को गला दबा दिया। हंगामे और रूल बुक फेंके जाने के एक दिन बाद जब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू सदन के भीतर खड़े हुए तो उनकी आवाज में दर्द छलक गया था, गला रुंध गया और आंखें नम हो गई। I struggle to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. दोष जिसका भी हो, लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो लोकतांत्रिक नहीं है। अब जरूरत है गलतियों को सुधारने की, जरूरत है विश्वास बहाली की कोशिश की, ताकि ऐसी घटना फिर न हो, संसद की गरिमा यूं तार तार न हो। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11। आज समय की मांग है और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है और इसमें इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों की, आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। साथियों, आज जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेष है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाज के तरीका, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, होंगे ही। जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी इकोनॉमी, दोनों में बहुत बदलाव होगा। इस परिवर्तन के बीच हमारे पर्यावरण, हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारे रॉ मटेरियल, इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने वाले रेयर अर्थ मेटल्स, जो आज ही रेयर है, लेकिन जो मेटल
आज उपलब्ध हैं वो भी कब रेयर हो जाएंगे ये कहना मुश्किल है। भविष्य में हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो धरती माता से हमें संपदा मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश ये है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाएं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारत को अपने हित में, अपने नागरिकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं। इसी सोच के साथ बीते सालों में एनर्जी सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ है। सोलर और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। बल्कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में वेस्ट का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग, गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम भी जुड़ गया है। इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, फॉर्मल स्क्रैपिंग पर क्या लाभ होता है, गुजरात ने तो उसे साक्षात अनुभव किया है और अभी नितिन जी ने भी इसका वर्णन किया। गुजरात के अलंग को शिप रिसाइकलिंग हब के रूप में जाना जाता है। अलंग दुनिया की शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में
अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है। शिप रिसाइकलिंग के इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहां रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार किए हैं। इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और कुशल स्किल्ड मैनपावर भी है। ऐसे में जहाजों के बाद गाड़ियों की स्क्रैपिंग का भी ये बहुत बड़ा हब बन सकता है। साथियों, स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बीते साल ही हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है। एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है। हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉयज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए भारत में इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े। लेकिन इसमें इंडस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। आने वाले 25 साल के लिए आपके पास भी आत्मनिर्भर भारत का एक स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए। देश अब क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए पुरानी अप्रोच और पुरानी प्रैक्टिसेस को बदलना ही होगा। आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है। साथियों, देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर स्तर पर व्यापक काम कर रही है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए वो सरकार देने के लिए तैयार है। यहां से हमें अपनी पार्टनरशिप को नए लेवल पर ले जाना है। मुझे विश्वास है कि ये नया प्रोग्राम देशवासियों में भी और ऑटो सेक्टर में भी
एक नई ऊर्जा भरेगा, नई गति लाएगा और नए विश्वास का संचार भी करेगा। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मैं नहीं मानता हूं कि उद्योग जगत के लोग जाने देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि पुरानी गाड़ियों को ढोने वाले लोग इस अवसर को जाने देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का विश्वास लेकर के आई हुई ये व्यवस्था है। आज गुजरात में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। और गुजरात का तो वैसे भी और हमारे देश में भी सर्कुलर इकोनॉमी शब्द नया आया होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं तो हमारे घरों में दादी माँ उसमें से ओढ़ने के लिए रजाई बना देती हैं। फिर रजाई भी पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको भी फाड़ तोड़ करके कचरा पोता के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी रिसाइकलिंग क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहते हैं, वो भारत के जीवन में नई नहीं है। हमें बस वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना है और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि कचरे में से कंचन बनाने के इस अभियान में हर कोई शरीक होगा और हम भी और नई नई चीजें आविष्कार करने की दिशा में सफल होंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।